चलिए आज का टॉपिक है वेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत। यही एक बच गया था ना डेमो वाला नोट्स में। वेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत के बारे में आज पढ़ेंगे। और सबसे पहली बात कि आप पूछेंगे सर ये किस विषय का टॉपिक है, तो हम आपको कहते हैं कि जब आपको पेपर 1 में मैथ पढ़ना होगा तो मैथ का कंटेंट भी पढ़ना होता है, पेडागोजी भी पढ़ना होता है। तो आप जब गणित शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कीजिएगा और गणित शिक्षा शास्त्र आपको पेपर 1 में 15 नंबर का पूछा जाता है और उस 15 नंबर वाले सेक्शन में आपको 2 से 2 नंबर का सवाल मतलब आपको वेन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत से रहेगा। ठीक है, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल है ज़रूर, क्योंकि मैथ शिक्षण का सबसे अगर टफ टॉपिक अगर कोई है तो वो है वेन हीले, है ना। अगर वेन हीले को आप समझ गए तो गणित शिक्षण में कोई भी टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, हमको समझना है, थोड़ा सा इत्मीनान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि वेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत, देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेन हीले ज्योमेट्री थ्योरी और हिंदी में बोलेंगे वेन हीले का ज्यामितीय और सिद्धांत। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो वेन थे यह एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना, और हीले भी एक व्यक्ति का नाम है। देख लीजिए ये भी क्या है बताइएगा, एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ये पुरुष हैं और ये महिला है। ठीक है ना, ये पुरुष का नाम है और ये महिला का नाम। तो वेन और हीले दोनों का रिलेशन जो था वो हस्बैंड और वाइफ का था, मतलब पति और पत्नी का था, है ना। इन दोनों ने मिलकर, मतलब वेन और हीले ने मिलकर, हीले महोदया इसको बोलेंगे हम और वैन महोदय, तो वैन महोदय और हीले महोदया ने मिलकर बच्चा ज्यामिति को कैसे सीखे, बेसिक अवधारणा ज्यामिति का कैसे बच्चा में सिखाया जाए, इसके लिए इन दोनों ने मिलकर के एक सिद्धांत का निर्माण किया जिसको हम लोग वेन हीले का ज्योमेट्री सिद्धांत या वेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली इन लोगों ने फोकस इस बात पर किया था कि क्लास 1 नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के बच्चे को ज्योमेट्रिकल आकृति के बारे में कैसे सिखाया जाए। अगर किसी बच्चा को त्रिभुज की अवधारणा देना है, अगर किसी बच्चा को त्रिभुज के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, किसी बच्चा को वर्ग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, किसी बच्चा को आयत के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, तो आखिर यह कॉन्सेप्ट हम कैसे बच्चा को बताएं कि वह जल्दी से समझ जाए कि यह त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये आयत है, ये चतुर्भुज है। समझ रहे बात को। और वो कितने क्लास के बच्चा के लिए, प्ले स्कूल के लिए 1 से 5, मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चा ज्यामिति को कैसे सीखे, इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत का निर्माण किया जिसको आज की डेट में हम वेन हीले का ज्योमेट्री थ्योरी के नाम से जानते हैं। हिंदी में वेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत हम इसको कहेंगे। क्लियर बात है, इतना बात समझ में आया ना। अब देखिए इन दोनों ने मिलकर के, अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ज्यामितीय आकृतियां जो दिखाई दे रही है, तो उनका कहना था कि बच्चा को अगर सीधे हम कहें कि बाबू यह ट्रायंगल है, बाबू यह जो है स्क्वायर है, तो हमको लगता है कि बच्चा जल्दी नहीं सीख पाएगा, जल्दी नहीं समझ पाएगा। इनका ऐसा मानना था। ये बोल रहे थे कि हमारा एक सिद्धांत होगा, हमारा एक थ्योरी होगा जिसमें हम बहुत सारे स्टेप्स पर चर्चा करेंगे और उस स्टेप पर चर्चा करने के बाद बच्चा को, टीचर को यह सिखाना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब टीचर बच्चा को जब सिखाएंगे तो उनके लिए सिखाना बहुत आसान हो जाएगा कि त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, वर्ग क्या है, आयत क्या है। तो इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत का निर्माण किया जिसको वेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत हम कहेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये हो गया कि वेन और हीले में संबंध कैसा, हस्बैंड और वाइफ का। दोनों ने किस सिद्धांत का निर्माण किया, ज्योमेट्री थ्योरी, ज्यामितीय सिद्धांत का निर्माण किया। बच्चा आकृति के बारे में कैसे जाने, कैसे सीखे, बेसिक आकृति को कैसे समझे, इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत का निर्माण किया जिसको हम ज्यामितीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बोले क्लियर। अच्छा, अब देखिएगा इन लोगों ने जब सिद्धांत का निर्माण किया तो सिद्धांत के निर्माण करने के बाद एक बात पर उन लोगों ने चर्चा किया। क्या चर्चा किया, उन्होंने कहा कि अगर हम इस सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं तो इस सिद्धांत के निर्माण में हम, सिद्धांत के निर्माण में कुछ थ्योरी को हम स्टेप्स में बांटेंगे और कुछ जो है लेवल में बांटेंगे। आखिर वो स्टेप्स कितना होगा, आखिर वो लेवल कितना होगा, इसके बारे में समझिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर वेन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत में आपसे पूछा जाए स्टेप्स की संख्या कितना है तो आप कहिएगा 5 वो है, ठीक है ना।
अगर आपसे पूछा जाए लेवल की संख्या कितना है तो लेवल आप कहिएगा 4, ठीक है ना। स्टेप की शुरुआत जो होगा वो हमारा 1 2 3 4 5, स्टेप की शुरुआत 1 से होगा, जबकि इधर घसक जी इधर घसक जी आगे आ जाइए, ठीक है ना। उसके बाद लेवल का शुरुआत जो होगा वो हमारा 0 से, 0 1 2 3 4, एक्चुअल में इसी को भी काउंट कीजिएगा तो 5 ही आएगा। 0 1 2 3 4 टोटल मिला के 5 हो गया ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लेवल की संख्या कितना था, 0 को हटा दिया जाता है, सीधे कहा जाता है 4, है ना, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। और उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाएगा स्टेप की संख्या कितना तो आप कहिएगा 5। तो सवाल अगर आपसे पूछे कि वेन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत में स्टेप्स की संख्या कितना है तो क्या कहिएगा, लेवल की संख्या कितना है। लेवल का शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0, स्टेप का शुरुआत इतना तक समझ में आ गया। चलो बाबू देखो, स्टेप से हमको कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना, हमको मतलब किससे रखना है, लेवल से। अब ये जो आपको दिख रहा है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, है ना, पांचों के पांचों लेवल का कुछ ना कुछ नाम है, और उस नाम के बारे में हम जानेंगे, उसके अर्थ के बारे में जानेंगे, उसका क्या काम है उसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन आपको यहीं से टकराएगा कि लेवल 0 क्या है, लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है, लेवल 4 क्या है। लेवल 0 में हम क्या करते हैं, लेवल 1 में क्या करते हैं, लेवल 2 में क्या करते हैं, लेवल 3 में क्या करते हैं, लेवल 4 में क्या करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिएगा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम आपके सामने एक फिगर का निर्माण कर रहे हैं, इसको देखिए, और इस फिगर को बनाने के बाद में एक चीज़ बड़ा स्पष्ट हो जाएगा आपको। ये देखिए आपके नोट्स में भी ऐसा बना होगा शायद, ठीक है ना। अब ये बना हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है कहा गया कि जहाँ से सीढ़ी बनना स्टार्ट होगा उसको हम लोग स्टेप कहेंगे, है ना, और जहाँ से सीढ़ी का नींव डला रहा है, लास्ट हो रहा है, वहाँ से उस लेवल का शुरुआत होगा। तो ये हो गया लेवल 0 और ये हो गया स्टेप 1, समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा स्टेप 2, ये हो गया हमारा स्टेप 3, और ये हो गया हमारा स्टेप 4, और ये हो गया हमारा क्या, स्टेप 5, ठीक है ना। ये हो गया लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है ना, और उसके बाद में क्या, लेवल 3, और ये हो जाएगा हमारा कौन, लेवल 4, ठीक है ना। अब हमको समझना पड़ेगा कि लेवल 0 का क्या नाम है। तो देखिए लेवल 0 का नाम जो है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, चाक्षुषीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विजुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन। लेवल 1 का जो नाम था इसको हम लोग बोले थे एनालिसिस, हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्लेषण। इसको बोलेंगे क्या, विश्लेषण, इंग्लिश में बोलेंगे एनालिसिस, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम लोग इनफॉर्मल डिडक्शन, मतलब अनौपचारिक निगमन। क्या बोलेंगे, अनौपचारिक निगमन। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इनफॉर्मल डिडक्शन, सही है। उसके बाद में लेवल 3 का जो नाम होगा इसको बोलेंगे औपचारिक निगमन। क्या बोलेंगे, औपचारिक निगमन। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको। इसको बोलेंगे फॉर्मल डिडक्शन। और लेवल 4 जो है इसका नाम होगा दृढ़ता। क्या नाम होगा, दृढ़ता, और दृढ़ता को इंग्लिश में बोलेंगे रिगर। समझ में आ गया। अब चलो देखना, ध्यान देना बुआ। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 0 का नाम क्या बोलिए, लेवल 1 का, लेवल 2 का, लेवल 3, लेवल 4। हाँ, तब को समझना पड़ेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ विजुअलाइजेशन, एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनालिसिस, एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल डिडक्शन, एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉर्मल डिडक्शन, एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिगर। अब इसके बारे में समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ में आपको यह भी समझना पड़ेगा कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, and informal reduction and what is difference between formal reduction in rigor। बात समझ में आ रहा ना। मतलब सबके बेसिक अर्थ को समझना होगा। उसके बाद हमको यह समझना होगा कि चारों पांचों में अंतर क्या है, बेसिक अंतर क्या है। तो पहले इसके अर्थ को समझेंगे तभी ना अंतर हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेवल 0 से इसी में से पूछेगा आपसे, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 का चर्चा आपसे करेगा। इसी में से सवाल आपको आएगा। अगर इसको कंप्लीट कर लिए तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा गणित शिक्षक में, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, चाक्षुषीकरण से। इसको हम लोग बोले हैं क्या, विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। अब इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा कि विजुअलाइजेशन आखिर क्या है, विजुअलाइजेशन किसे कहते हैं। आज क्लास करना है, आइए।
विजुअलाइजेशन इधर घसकिए, वैसे और इधर आ जाइए ना, हवा लगेगा ना, उधर पंखा है, टेंशन मत लीजिए, आएगा हवा। और घसक जाइए, इधर बैठने दीजिए। उस पर जगह है जी, उस पर क्या रखा हुआ है? बैग रखा हुआ है, अपने अपने पैर पर रख लीजिए बैग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया हमारा चाक्षुषीकरण। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर हम किसी चित्र के अवधारणा के बारे में बच्चा को केवल दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी चित्र के, अगर किसी ज्यामितीय आकृति के अवधारणा के बारे में बच्चा को केवल दिखाते हैं, डेट इज विजुअलाइजेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चाक्षुषीकरण के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानेंगे बताइएगा? चाक्षुषीकरण के नाम से जाने। जैसे अगर हम किसी बच्चा के सामने में यह कह दिए कि यह सर्कल है, तो वह नहीं समझेगा। यह कहेंगे कि यह सर्कल है तो वह नहीं समझेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि यह रोटी है, बोलो समझे कि नहीं? और रोटी सर्कल के आकृति का गोल होता है कि नहीं? अच्छा, सीधा समझिए, चाक्षुषीकरण का मतलब विजुअलाइजेशन, और विजुअलाइजेशन का मतलब होता है देखना। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है बाबू? देखना। अगर किसी ज्यामितीय आकृति को बच्चा केवल देखता है और देखने के बाद में उस ज्यामितीय आकृति के बारे में अवधारणा अपने दिमाग में बैठाता है, दैट इज विजुअलाइजेशन। उसे हम क्या कहेंगे? चाक्षुषीकरण के नाम से जानेंगे। एक बच्चा के सामने में रोटी दिखा दिए, अब बोले कि बउआ इसका नाम रोटी है और यह गोल होता है, बात समझ में आ रहा है? तो दूसरा दिन रोटी दिखाएंगे और बोलेंगे ये रोटी है, कैसा होता है? तो बच्चा बोलेगा लंबा होता है, क्या बोलेगा? गोल होता है, क्योंकि वो विजुअलाइज किया है। किसको? रोटी को। रोटी को विजुअलाइज किया है और वह जाना है कि रोटी गोल होता है। ठीक है बात? मतलब कि इसमें हालांकि हमको सिखाना है वृत्त के बारे में, हमको सिखाना है सर्कल के बारे में, लेकिन अगर बच्चा विजुअलाइजेशन वाला प्रोसेस में डायरेक्ट उसको सर्कल की बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम रोटी से स्टार्ट किए हैं, चाक्षुषीकरण से। किसी बच्चा को ज्यामितीय आकृति सिखाने के लिए केवल यह गोल है या लंबा है या मोटा है या चौड़ा है, इन सब चीज़ों से अवधारणा से अवगत कराते हुए किसी ज्यामितीय आकृति के बारे में बच्चा को सिखा रहे हैं, तब वो हमारा क्या होगा बाबू? चाक्षुषीकरण का नाम कहलाएगा। जैसे रोटी दिखाते हुए कहना कि यह क्या है? रोटी गोल होता है, तो बच्चा आराम से इस बात को सीख लेगा कि रोटी कैसा होता है? गोल होता है। कल होकर के रोटी दिखाइएगा, बोलिएगा बउआ बताओ रोटी कैसा होता है, तो कहेगा गोल होता है। बोलिए समझ में आ रहा है बात? अच्छा, अब जैसे ही हम जाएंगे किस में, अब जैसे रोटी का गोल, और फिर उसको बॉल दिखाएंगे, बॉल, समझते हैं ना? तो बॉल दिखाते हुए कहेंगे कि बउआ यह बॉल है और बॉल भी गोल होता है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। एक तरफ हम बोले क्या? बॉल, दूसरे तरफ बोले रोटी। अंडा दिखाने के बाद बोले कि बउआ अंडा भी गोल होता है। अब इस सब चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसको, उसके दिमाग में, कि इसका मतलब ये हुआ कि रोटी भी गोल, अंडा भी गोल और बॉल भी गोल। लेकिन रोटी के गोलाई में, अंडा के गोलाई में अंतर है ना? लेकिन अभी इस बात को वह समझने वाला नहीं है। उसको सिर्फ हम गोल की अवधारणा सिखा रहे हैं, उसको सिर्फ हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रोटी भी गोल होता है, अंडा भी गोल होता है और बॉल भी गोल होता है। ठीक है? तो दूसरा दिन हम उसको बॉल दिखाएंगे तो बोलेंगे बुआ बॉल कैसा होता है, तो क्या बोलेगा? कैसा बोलेगा? गोल बोलेगा। अंडा कैसा होता है? रोटी कैसा होता है? मतलब गोल का अवधारणा उसके दिमाग में आ गया। कैसे आया है? जब रोटी, अंडा और बॉल को दिखा है तब। दिखा करके जो ज्यामितीय आकृति के बारे में हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा? विजुअलाइजेशन होगा, डेट इज चाक्षुषीकरण। बोले समझ में आ रहा? अच्छा, दूसरा हमारे पास में कौन सा आ गया? एनालिसिस। अब विश्लेषण में थोड़ा सा इसके बुद्धि का विकास हो जाएगा। कैसे? अब विश्लेषण में क्या होगा कि इसमें किसी विश्लेषण में जब बच्चा सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर इत्यादि के नाम बताना शुरू कर दे, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो उसका साइड बताना शुरू कर दे। विश्लेषण वाला प्रोसेस में जब इसका दिमाग का थोड़ा सा विकास हो जाता है, तो रोटी दिखाइएगा, अब बोलिएगा यह क्या है, तो बोलेगा रोटी है ना। अब बोलिएगा रोटी कैसा होता है, तो कहेगा रोटी गोल होता है। इतना बात वह आराम से कह देगा। लेकिन सवाल यह है, विश्लेषण वाले प्रोसेस में जब बच्चा चला जाता है
तो जब पहले दिन आप लोग रोटी बनाए होंगे तो भारत का नक्शा जो बना होगा, समझ रहे ना। अब मान लीजिए कि रोटी बन गया भारत का नक्शा। अब इसको दिखाते हुए बच्चा को कहेंगे कि बउआ यह क्या है, तो कहेगा रोटी है। तो कहिएगा रोटी गोल होता है, तो बोलता है रोटी गोल होता है लेकिन ये रोटी गोल ना। बात समझ में आ रहा ना। अब उसके दिमाग में यह बातें फिट हो गया है कि गोल का शेप कैसा होता है। हम यह जानते हैं कि रोटी गोल होता है लेकिन तुम्हारा जो रोटी है वो गोल नहीं है। बात समझ में आया। अब देखिए, जब अंतर पहले नहीं बताता था चाक्षुषीकरण में, क्योंकि उसके पास में उतना भी दिमाग नहीं था, वो विजुअलाइजेशन था, पीरियड था उसका। लेकिन जैसे ही विश्लेषण में जाएगा तो रोटी को दिखाइएगा, अगर रोटी गोल नहीं है तो कह देगा कि रोटी गोल होता है लेकिन तुम्हारा वाला रोटी गोल नहीं है। समझे बात को? बात समझ में आ रहा? मतलब यहां पर किसी ज्यामितीय आकृति के नाम के बारे में वह बता देगा, वह हमारा क्या हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा। अब सीधा समझिए, पहले सीधे कहता था गोल, पहले सीधे क्या कहता था, गोल, पहले सीधे कहता था चौड़ा, है ना, पहले सीधे कहता था लंबा, लेकिन अब कहेगा गोल नहीं बल्कि वृत्त। इसका नाम बताना वो क्या कर देगा, चालू कर देगा। पहले जिसको बोलता था गोल, अब उसको कहने लगेगा वृत्त। तो समझिए कि वो किस वाले प्रोसेस में आ गया, कौन से लेवल में आ गया, विश्लेषण वाले में आ गया। बात समझ में आया। अब देखिए, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ हमारा स्टेप बढ़ेगा वैसे वैसे समझिए बच्चा क्या बुद्धि का विकास हो रहा है। जैसे हम आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाए थे, याद है, जिसमें हम बोले थे ब्लूम ने अपने शैक्षिक गतिविधि को कितने क्षेत्रों में बांटा था, 3। पहला कौन था, संज्ञानात्मक, दूसरा कौन था, भावात्मक, तीसरा कौन था, क्रियात्मक। बताए थे ना। संज्ञानात्मक का कितना स्टेप्स था, 6। पहला कौन था, ज्ञान, दूसरा कौन, बोध, तीसरा क्या, अनुप्रयोग, और चौथा क्या, विश्लेषण, पांचवा, छठा। तो जैसे अब देखे थे ना, सूचना को ज्ञान माना, तो सबसे पहला वाला तो ज्ञान था। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हो रहा था तैसे तैसे स्टेप को हम लोग ऊपर बढ़ा रहे थे। अगर क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा, है ना। लेकिन सवाल यह है, उसी तरह से यहाँ पर है। लेवल 0 में बच्चा का बुद्धि का विकास थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो लेवल 1 में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेवल 2 में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेवल 3 में थोड़ा बढ़ जाएगा, लेवल 4 में। अब देखिए यहाँ पर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पहले जिसको सीधे गोल कहता था, अब उसको कहने लगा कि हाँ ये गोल तो है लेकिन गोल को वृत्त के नाम से हम जानते हैं। तो इसको अब वृत्त कहना वो क्या कर दिया, चालू कर दिया। आज जब ज्यामितीय आकृति के नाम बता दे बच्चा, जब किसी ज्यामितीय आकृति का नाम बताना शुरू कर दे बच्चा, तब समझिए कि वो लेवल 1 में आ गया, जिसको हम लोग विश्लेषण मीन्स एनालिसिस प्रोसेस में रखेंगे। बोले समझ में? अच्छा, उसके बाद में अब आता है क्या बताएगा, अनौपचारिक निगमन, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल डिडक्शन में क्या होगा, इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें तो आकृति का नाम बता ही देगा, बल्कि आकृति का नाम बताने के साथ साथ में टाइप बता देगा। अब समझिए, प्रकार को बता देगा कि आकृति फलना प्रकार का होता है। चतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जिसका 4 गो भुजा हो, जिसमें 4 गो कोण हो और जिसमें 2 विकर्ण हो, उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। और चतुर्भुज का ही प्रकार हम लोग कहते हैं वर्ग को, और चतुर्भुज का प्रकार ही है जिसका नाम है क्या, आयत। तो आयत और वर्ग क्या है, चतुर्भुज का प्रकार है ना, है। समझ रहे ना। तब पहले देखिए, अब जैसे चतुर्भुज पर ही सोचिए, इसके बारे में चाक्षुषीकरण में खाली कहता था कि चौड़ा है, बात समझ रहे ना। लेकिन विश्लेषण में कहने लगा कि इसका नाम चतुर्भुज है। अब अनौपचारिक निगमन में कहेगा कि चतुर्भुज 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। लेकिन इसका नाम नहीं बताएगा, इतना बता देगा कि फलानवा फलानवा टाइप का होता है, वृत्त इतना प्रकार का होता है, चतुर्भुज इतना प्रकार का होता है, त्रिभुज इतना प्रकार का होता है। लेकिन आप पूछिएगा उसे कौन कौन, तब नहीं बताएगा। बात समझ में आ रहा। मतलब सीधा ज्यामितीय आकृति के टाइप के बारे में बच्चा बताना चालू कर दे, तब वो किस में आ जाएगा, इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन में होगा। बोले क्लियर? एक बार समझ लीजिएगा बउआ। अगर सीधे गोल लंबा चौड़ा कह रहा है क्या, नाम बता देगा तो क्या,
टाइप बता देगा तो क्या, क्लियर है। सीधा कह रहा था गोल तो क्या, कह दिया वृत्त तो क्या, वृत्त 3 प्रकार का होता है तब क्या, क्लियर है, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब आ जाएगा हमारे पास में क्या, औपचारिक निगमन, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन में क्या होगा कि इसमें जो है ज्यामितीय आकृति के टाइप को तो बताएगा ही बताएगा, बल्कि ज्यामितीय आकृति के टाइप के नाम बताने के, टाइप बताने के साथ साथ में उसका टाइप प्लस नेम भी बताना क्या कर देगा, चालू कर देगा। पहले वही बच्चा कहता था कि चतुर्भुज का 2 प्रकार होता है, लेकिन अब कहिएगा उसको कौन कौन, तो कहेगा एगो वर्ग एगो आयत। बोले समझ में आ रहा है। पहले वही बच्चा कहता था कि सर्कल 2 प्रकार के हो सकते हैं, तो सिर्फ कहता था 2 प्रकार के हो सकते हैं, तो वो इनफॉर्मल डिडक्शन में था। लेकिन अब आप उससे पूछेगा कि कौन कौन, तब वो कह देगा आराम से कि ये चतुर्भुज त्रिभुज वृत्त जो है 2 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन, तो कहेगा देखिए ये है वृत्त, और वृत्त के आधा भाग को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल, है ना, और वृत्त के इस तरह के आकृति वाले भाग को बोलते हैं हम लोग ओवल, जो अंडाकार आकृति हो। तो ये भी तो भैया गोले है, ये भी गोले है, ये भी गोले है ना, लेकिन गोल का प्रकार 2 गो नहीं हो गया, तो ये कह देगा आपकी सेमी सर्कल है, ये ओवल है, लेकिन पहले यह बात वो कहता नहीं था। बोले समझ में आ रहा है। तो सीधा फिर सोचिए, अगर सीधे कहता था बच्चा गोल तो क्या, कहने लगा वृत्त तो क्या, कहने लगा वृत्त का इतना प्रकार होता है तो क्या, अब कहने लगा वृत्त का इतना प्रकार होता है, आप कौन कौन है उसका नाम भी बता दे, तब क्या, बोले क्लियर, समझ में आ रहा बात। मतलब सीधे गोल लंबा चौड़ा मोटा विजुअलाइजेशन हो जाएगा, और नाम बता देगा तो, अच्छा उसके बाद टाइप बता देगा तो, और टाइप का नाम बता देगा तो, दोनों में अंतर है, टाइप में और टाइप के नाम में। बस सिर्फ बताता था कि इतना प्रकार का होता है, और यहाँ पर ये बताना चालू कर दिया कि इतना प्रकार का होता है तो कौन कौन होता है, ठीक है ना। तो जब टाइप का नाम बताना शुरू कर दे तब हमारा कौन सा हो जाएगा, औपचारिक निगमन के अंतर्गत में आ जाएगा। बोलिए क्लियर, नहीं समझे, समझ में आ रहा है। अच्छा उसके बाद में अब आते हैं किसके ऊपर बताएगा, दृढ़ता के ऊपर। दृढ़ता को हम लोग क्या कहते हैं बताएगा, रिगर। इसमें क्या होगा कि बच्चा का बुद्धि बहुत तेज हो गया है। अब कैसे तेज हो गया देखिए, इसमें 2 गो मान दीजिएगा और तीसरा का मान अपने आप वो निकाल लेगा। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हम इसके सामने में लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसका आधार हम 3 दे दे, आधार 3 दे दे, लंब अगर 4 दे दे, हम कहेंगे बताओ कर्ण का मान क्या होगा, तो खट से निकाल देगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जो मान हम उसको कहे थे निकालने के लिए वो तो दिख नहीं रहा है, उसको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसका वो मान निकाल लेगा, क्योंकि वो पिछले 0 1 2 3 4 स्टेप से गुजर चुका है, 0 1 2 3 स्टेप से गुजर चुका है। इसीलिए दृढ़ता वाले स्टेप में उसके पास में इतना बुद्धि हो जाता है कि जो अमूर्त मान है, अमूर्त मान मतलब जो उसको दिख नहीं रहा, जो दिख नहीं रहा है, वैसे मान को भी निकालने का कैपेसिटी वो अपने आप में डेवलप कर लेता है, और वह हमारा हो जाएगा रिगर, जिसको हम लोग दृढ़ता के नाम से जानेंगे। बोले क्लियर, इसमें है कुछ नहीं। अगर इसको पढ़िएगा किताब में जा करके तो 3 दिन समय लग जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन आधा घंटा के क्लास में आपको ये हम बता देंगे कि मामला क्या है, सवाल कैसे पूछेगा ये भी बता देते हैं। तो सीधा सीधा समझिए, तो अगर बच्चा को किसी ज्यामितीय आकृति के बारे में दिखाकर सिखाते हैं तो क्या होगा, जब नाम बताना चालू कर दे तो, टाइप बताना चालू कर दे तो, टाइप का नाम बताना चालू कर दे, 2 मान देने पर तीसरा मान निकाल दे तो हो गया। कुछ है इसमें, नहीं ना कुछ है। अब यही भाषण आपके नोट्स में लिखा हुआ है, बाकी कुछ है नहीं, निचोड़ इतना ही है जो हम आपको बताएं ना, मामला बस इतना ही है, लेकिन इसी को अब डिटेल में आपके नोट्स में लिखा गया। नोट्स को पलटिए। हाँ, स्टेप देने का मतलब ये हो गया कि जिसको जीरो लेवल कहा गया था उसको ब्लूम्स वेन हिले का ज्यामितीय सिद्धांत में स्टेप 1 कहा गया। कहा इसलिए गया कि 0 से शुरुआत किया गया किसका, लेवल का, और स्टेप का शुरुआत किया गया 1 का। अब पूछिए कैसे। अब इसके पीछे कारण यह था कि वेन हिले का कहना यह था
कि जहां से हम लेबल का शुरुआत करते हैं उसके पूर्व भी हम कोई ना कोई स्टेप बढ़ाते हैं, तभी तो लेबल शुरू हुआ है, समझ रहे ना। तो इसीलिए लेबल का शुरुआत यहां से किए हैं, स्टेप का शुरुआत यहीं से कर दी। बात समझ में आ रहा है? हाँ, दोनों मामला दोनों सेम है। आखिर ये स्टेप लेवल 0 को ही स्टेप 1 कहा है, मतलब थोड़ा सा दिमाग का अंतर है। मतलब अगर लेवल 0 को हम स्टेप 1 कह सकते हैं कि नहीं, बोलिए। लेवल 1 को स्टेप 2 कह सकते हैं कि नहीं, लेवल 2 को स्टेप 3 कह सकते हैं कि नहीं, लेवल 3 को स्टेप 4 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आराम से कह सकते भाई, कह सकते हैं ना। तो आपसे परीक्षा में स्टेप का सवाल पूछबे नहीं करेगा कि कौन स्टेप क्या होता है। आपसे परीक्षा में केवल सवाल पूछेगा लेवल्स, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, बस, ठीक है। हाँ, टोटल लेवल 4, 0 को छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता है 5। लेकिन पूछेगा कि लेवल की संख्या कितना था, 4 कहिएगा, 5 कह दीजिए तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अगर कहेगा स्टेप की संख्या कितना, तब 5, ठीक है बात। तो चलिए आपके नोट्स को पलटिए, आप अपने नोट्स को देखिए एक बार, उसमें अंडरलाइन करवाते हैं। देखिए कहता है, जिसके पास नोट्स नहीं होगा अगल बगल के लोग से, पड़ोसी से हेल्प लेंगे, कल दे देंगे आपको, ठीक है। देखिए कहता है वेन हिले के इन दोनों का रिलेशन जो था वो कैसा था बताइएगा, हस्बैंड और वाइफ का था। गणित शिक्षा वेन हिले के एक सिद्धांत का वर्णन करते हैं कि छात्र ज्यामिति को कैसे जानेंगे और कैसे सीखेंगे। यही ना बात बताया है बाबू, कि वेन हिले का काम क्या था ज्यामिति सिद्धांत को बनाने के पीछे, कि बच्चा गणित को कैसे जाने कैसे सीखे, यही ना काम था। अच्छा, इसमें कहता है इन मैथमेटिक्स एजुकेशन द वेन हिले मॉडल इज अ थ्योरी दैट डिस्क्राइब हाउ ए स्टूडेंट लर्न ज्योमेट्री। बच्चा ज्योमेट्री को कैसे सीखे, इसी को डिस्क्राइब करता है कौन बताइएगा, वेन हिले का ज्यामितीय सिद्धांत। क्लियर है। अच्छा, इसमें कहता है वेन हिले ने ज्योमेट्री के विचार के लिए 4 लेवल और 5 स्टेप का वर्णन किया। अंडरलाइन कीजिए उसको, लेवल 4 और स्टेप का कितना वर्णन किया, 5। इसमें देखिएगा आपके नोट्स में भी सीढ़ी बना करके हम फिगर बनाए होंगे, देख रहे हैं ना, सीढ़ी बनाए हुए। तो स्टेप का संख्या लिखे होंगे 5 और लेवल का संख्या लिखे होंगे 4। स्टेप 1 2 3 4 5 गया है, और लेवल 0 1 2 3 4 गया है, बोलिए ना। लेवल 0 का नाम चाक्षुषीकरण है, विजुअलाइजेशन लिखे हुए हैं। लेवल 1 को एनालिसिस बोलेंगे, लेवल 2 को अनौपचारिक नियमन बोलेंगे, लेवल 3 को औपचारिक नियमन बोलेंगे, और लेवल 4 को दृढ़ता मतलब रिगर बोलेंगे। बोले क्लियर, सब लिखा हुआ। हमारे यहाँ आपको कुछ भी यहाँ पर बैठ के लिखने की जरूरत नहीं है। जितना बात हम पढ़ाएंगे वो सब लिखा हुआ मटेरियल हम आपको देंगे, कुछ भी बैठकर यहाँ पर रचने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सीधे दुगुना समय लगता है, समझ रहे ना। हमरा से ज़्यादा बिजी हमारा स्टूडेंट है, हमारा ये प्रोफेशन ऐसा है कि हमसे ज़्यादा व्यस्तता है स्टूडेंट को। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने इस सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि इसमें देखिए 50% ऐसे लोग होते हैं जो किसी बिजनेस, व्यवसाय, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग से जुड़े होते हैं, मतलब पुरुष लोग। महिलाएं जो होती है उसमें 70% ऐसे महिलाएं होती है जो हाउस वाइफ होती है, पूरा घर को लेकर चलने के बाद उसको पढ़ना है। तो हमारे दिमाग में ये बात आया कि जब वो सही स्टूडेंट मेरे पास है तो इसके लिए समस्या का समाधान निकाला जाए, तो उसको घरे जाकर पढ़ना ना पड़े, है ना। काम ऐसा कर दे कि उसको जा करके घरे लिखना ना पड़े, जाके घरे फेर करना ना पड़े, यहाँ पर आए, समझे, व्याख्या सुने और यहीं पर क्लियर करके निकले। समय का बचत होगा, और दूसरी बात ये कि कम समय में तैयारी आपका अच्छा हो जाएगा। अभी ऐसा प्रोफेशन है, इसमें बच्चा 1 साल पढ़ ही नहीं सकता, है ना। 1 साल क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे पास आता है कि सर ससुराल वाला नहीं मानना, आप जाना पड़ेगा, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है मेरे पास। अब क्या होता है कि 2-3 महीना का छुट्टी लेकर के हम जा रहे हैं क्लास करने, लेकिन सर अब लोग मान नहीं रहा हमको जाना। हमारे पास आता है ऐसा समस्या, तो हमको लगता है कि 2-3 महीना का शॉर्ट कोर्स हम लोग बना करके रखे हुए हैं। ये अब ससुराल रहे तब चाहे मायके रहे तब आराम से 3 महीना का कोर्स कीजिए और चले जाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन में मामला उतना ही समझाएंगे। अब बच्चा को क्या लगता है कि 3 महीना पढ़ा रहे, अरे बेहुदा 3 महीना में जब तुमको हम फुल कोर्स करा दे रहे हैं, तो उसी 3 महीना के बाद को हम साल भर पढ़ाते जब तुमको लिखवाते तब। अब यहीं पर आते बोलते कि चलिए लिखिए वेन हिले का ज्यामितीय सिद्धांत, बोलते कि नहीं बताइएगा। हमको लगता है कि 4 दिन इसमें लग जाता ज्यामितीय सिद्धांत पढ़ा, अब 1 दिन में ये खत्म हो जाएगा। बहुत टाइम का बचत है, इससे आपका भी समय बचता है, हमारा तो बचबे करता है, और हमसे ज़्यादा समय बचना आपका जरूरी है क्योंकि आपको पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक नियमन, औपचारिक नियमन, दृढ़ता। लेवल को 0 से स्टार्ट किया जाता है, स्टेप को 1 से स्टार्ट किया जाता है, लिखा हुआ ना।
अब आ जाइएगा चाक्षुषीकरण, लिखा हुआ है देखिए तो, कहता एट दिस लेवल, इस स्तर पर बच्चों की सोच का फोकस व्यक्तिगत आंकड़ों पर होता है, जिसे बच्चा अपने समग्र रूप के आधार पर सीख ले रहा है। ये भी कह सकते हैं कि बच्चे अगर सर्कल के शेप को बता दे कि यह सर्कल है, यह गोला होता है, अंडरलाइन कीजिए उसको, यह गोला होता है, तो उसके सामने एक रोटी या एक चक्र, चक्र समझते हैं ना, अरे विष्णु जी के हाथ में जो नाचता था, है ना, एक चक्र आ जाए तो बस देखकर ही बोल देगा कि यह गोला है, बिना अधिक विवरण के। इसमें वह देख सकता है लेकिन नाम नहीं बता, अंडरलाइन कीजिए उसको, इसमें देख सकता है लेकिन नाम नहीं बता सकता। वो कौन होगा बुआ? चाक्षुषीकरण कहलाएगा। बोलिए क्लियर। अच्छा, इसमें कहता है विजुअलाइजेशन में बच्चे इस शेप्स मतलब आकृति को देखते हैं और उसका प्रॉपर्टीज नहीं बताते। भाई प्रॉपर्टीज की तो दूर की बात है, उसका नाम भी नहीं बता पाएगा, समझ है ना, प्रॉपर्टीज की तो दूर की बात है, ये उसका नाम भी नहीं बता पाएगा। इसमें सिर्फ वह खाली देखेगा, अब बोलेगा यह गोला है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, बस यही ना बात समझाए हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ एक आंख बनाया होगा, देखिए तो नोट्स में बनाया हुआ है, और सर्कल को वह देख रहा है, देखने के बाद में कह रहा है कि ये रोटी है, बॉल है या अंडा है, और उसी गोलाई को दिखाते हुए हम उसको सिखा रहे हैं कि रोटी भी गोल होता है, बॉल भी गोल होता है और अंडा भी गोल होता है। बोले क्लियर। दूसरा आपके सामने लेवल 1 आ गया है विश्लेषण। तो देखिए उसमें क्या कहता है, विश्लेषण में जब बच्चा सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर इत्यादि के नाम बताना शुरू कर दे, अंडरलाइन कीजिए, नाम बताना शुरू कर दे, नाम बताना शुरू कर दे, अंडरलाइन कीजिए। जब ज्यामितीय आकृति का बच्चा नाम बताना शुरू कर दे तब वो क्या हो जाएगा बउआ? विश्लेषण हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहता है नाम बताना शुरू कर दिया, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो उसका साइड बताना शुरू कर दे, उनकी प्रॉपर्टीज बताना, हाँ नाम, साइड और प्रॉपर्टीज ये सब बताना चालू कर देगा। किसमें बच्चा बताइएगा? विश्लेषण वाला प्रोसेस में। पहले जिसको कहता था कि यह त्रिकोना है ना, अब त्रिकोना कह रहा है, चाहे गोल कह रहा है, चाहे चौड़ा कह रहा है, वो हमारा चाक्षुषीकरण है। लेकिन बाद में नाम बता दिया कि ओहो त्रिकोना नहीं बल्कि यह त्रिभुज है, और त्रिभुज ही इसका औपचारिक नेम है। और त्रिभुज में यह भी कह दिया कि त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, तो साइड बता दिया कि नहीं बता दिया। इसके प्रॉपर्टीज को भी बता देगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इतना बात जब किसी आकृति के बारे में बच्चा कहना चालू कर दे, समझ लीजिएगा कि लेवल 1 पार कर गया है, विश्लेषण वाला प्रोसेस को पार कर गया। क्लियर है। तो किसी ज्यामितीय आकृति का नाम, प्रॉपर्टीज, साइड बताना शुरू कर दे, नाम, प्रॉपर्टीज, साइड सबको अंडरलाइन कीजिएगा, लिखा हुआ आपके नोट्स में। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? विश्लेषण के नाम से जानिए, एनालिसिस कहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद में लेवल 2 पर आते हैं। लेवल 2 का नाम होगा क्या बताइएगा? पलटिएगा, अनौपचारिक निगमन, लिखा हुआ है। कहता है अनौपचारिक निगमन में बच्चा जब सिस्टमेटिक ढंग से जानता नहीं है, लेकिन इसमें बच्चा यह बात समझ लेता है कि गोल सर्कल होता है, और सर्कल भी कई सारे तरह के होते हैं, अंडरलाइन कीजिए, कई सारे तरह, मतलब टाइप पर चर्चा करने लगा बच्चा, मतलब उसके टाइप के बारे में जानना हुआ चालू कर दिया। कई सारे तरह, कई सारे तरह का मतलब क्या हुआ? टाइप, है ना, बात समझ में आ रही ना। तो टाइप के बारे में कहता है, यह कह सकते हैं कि आकृतियों के टाइप्स के बारे में जानने लगता है। देखिए लिखा हुआ है टाइप्स के बारे में जानने लगता है, लेकिन टाइप्स जो आकृतियां शेप्स के हैं उनका नाम नहीं पता होता है। जानता तो है कि फलाना फलाना प्रकार का होता है, लेकिन कौन कौन होता है नहीं पता। बात समझ में आ रहा ना। सर्कल 2 प्रकार का होता है, चतुर्भुज 2 प्रकार का होता है, पूछ दीजिएगा कौन कौन, तो पता नहीं। तो सीधे टाइप बता दे तब वो क्या हो जाएगा? अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, और एक चित्र भी बनाया होगा, देख लीजिए। सर्कल को बनाने के बाद हमने ओवल बनाया है, सेमी सर्कल बनाया ना, लेकिन नाम कहीं नहीं हम लिखे हैं कि हम इसको सेमी सर्कल कहेंगे, क्योंकि बच्चा को पता नहीं, तो हम कहा जाए लिखने। बोले समझ में आ रहा है ना। इसमें लिखा हुआ है कि यह शेप्स का नाम होता है, नाम पता है, और एक सर्कल कितने प्रकार के होते हैं वो भी पता होता है, लेकिन यह सारे टाइप्स के बारे में नाम, साइड और प्रॉपर्टीज नहीं पता होता है। आया समझ में? नहीं समझे? सीधे टाइप के बारे में जब जानने लगेगा तब वो क्या हो जाएगा? अनौपचारिक निगमन। बोले क्लियर। अब आते हैं हमारे पास में कौन सा? औपचारिक निगमन, जिसको हम लोग फॉर्मल डिडक्शन बोलेंगे। इसमें देखिए क्या कहता है, औपचारिक निगमन में बच्चा ज्यामितीय आकृति के टाइप्स भी जानने के साथ साथ टाइप्स का नाम भी जान जाता है। देखिए मामला क्लियर हो गया, अंडरलाइन कीजिए ना।
पिछला वाला में टाइप का नाम नहीं बता रहा था, सीधे टाइप बता रहा था, लेकिन अब नाम भी बताना चालू कर दिया। बोलिए ना, तो नाम बताना जब चालू कर दिया तो हमारा कौन हो जाएगा बुआ? औपचारिक निगमन के अंतर्गत में आ जाएगा। बोलिए क्लियर। अब इसमें देखिए कहता है कि टाइप्स का नाम बताना जान जाता है, सर्कल के जितने टाइप होते हैं उन टाइप का नाम बताना यह औपचारिक निगमन के अंतर्गत में आएगा। आपके सामने उदाहरण पेश किया हुआ है, सर्कल का प्रकार में देखिए लिख दिया है नाम सेमी सर्कल ओवल लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर का वाला स्टेप में तो लिखबे नहीं किया था नाम, इसका मतलब पते नहीं था उसको, औपचारिक निगमन में उसको पता हो गया इसीलिए तो लिखा हुआ। बोले क्लियर, समझ में आया। और उसके बाद में लास्ट वाला में कौन आता है? रिगर। रिगर देखिएगा, जिसको हम लोग दृढ़ता के नाम से जानते हैं। दृढ़ता में बच्चा जब उसको कुछ दिया गया ना हो, अर्थात उसके पास कुछ नहीं होता फिर भी वह समझ के आधार पर उत्तर दे देगा, मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग पावर इतना ज़्यादा डेवलप हो गया रहेगा कि वो समझ के आधार पर उत्तर दे देगा। तो समझिए कि वो कौन से लेवल में है? लेवल 4 में है, जिसको हम रिगर या दृढ़ता कहते हैं। जैसे देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे सामने दो चीज़ें रखी गई थी, दो साइड के बारे में पता है कि एक 3 है दूसरा 4 है, तो बच्चा तीसरा साइड ऑटोमेटिक अपने आप निकाल देगा। हालांकि फिगर या गलती बन गया है, उसको सुधार लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा फिगर, ठीक है ना। यहाँ पर बनाने का तरीका गलत है, ठीक है, इसको सुधार लीजिए, ऐसे बनेगा। तो अगर 3 है और एक 4 है तो लंब कर्ण क्या होगा? वो कर्ण का मान आराम से बता देगा। कहता कि इस स्तर पर बच्चे अमूर्त रूप से, अमूर्त का मतलब क्या हुआ? जो दिख नहीं रहा, समझ रहे ना, जो दिख नहीं रहा है, अमूर्त रूप से चिंतन करना एवं गणितीय संबंधों को समझने लगता है। यह स्तर बच्चों में कॉलेज के समय में विकसित होता है। हाँ, ये छोटा लेवल में थोड़ा विकसित होगा जी, लेवल 4। हम लोग तो यहीं तक रह जाइएगा, समझ रहे ना। बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा तो यहाँ पर 5वें 6ठे तक। जब आप 9th 10th इंटर में जाइएगा तब जो है दृढ़ता वाले स्टेप में आप प्रवेश करते हैं, लेवल में प्रवेश करते हैं। बोले क्लियर। अब वो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर नाम और प्रॉपर्टीज के बाद आप विश्लेषण भी किए हैं और नाम और प्रॉपर्टीज के बाद आप औपचारिक निगमन में भी किए हैं, फॉर्मल डिडक्शन में भी किए हैं, लेकिन बहुआ अंतर है। यहाँ पर केवल नाम और प्रॉपर्टीज का बात हम किसका किए हैं? केवल आकृति का। तो जब आकृति का नाम और प्रॉपर्टीज का चर्चा होगा वो हम विश्लेषण कहेंगे, और जब आकृति के टाइप के नाम और प्रॉपर्टीज का विश्लेषण का चर्चा होगा तब वो क्या होगा? अंतर है कि नहीं। यहाँ पर भी नाम प्रॉपर्टीज है हम जानते हैं, यहाँ पर भी नाम प्रॉपर्टीज है हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आकृति का है और यहाँ पर आकृति के प्रकार का। अंतर हुआ कि नहीं? बोले ना। तो सीधा बोलिए, अगर बच्चा को सीधे दिखाकर ज्यामितीय आकृति के बारे में सिखाया जाए, गोल है, लंबा है, चौड़ा, क्या होगा? जब बच्चा उस वृत्त के उस आकृति का नाम बता देगा तो क्या होगा? सीधे टाइप को बता देगा क्या होगा? टाइप के नाम और प्रॉपर्टी बता देगा तो क्या होगा? 2 गो मान देने पर तीसरा का मान निकालने वाला क्या होगा? बस हो गया, मामला क्लियर। अब सवाल ये है कि आप कहिएगा सर जी क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये भी मामला है ना। अब सवाल यह है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो हालांकि हम आपके नोट्स में जब गणित शिक्षण आप पढ़िएगा ना तो उसमें हम क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको मौखिक रूप से आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक गणित पढ़ाने के क्रम में बच्चा को किसी चतुर्भुज के बारे में पढ़ाना प्रारंभ करता है और चतुर्भुज को पढ़ाने के क्रम में वह चतुर्भुज के टाइप को बताता है और टाइप के बताने के साथ साथ में चतुर्भुज के टाइप के नाम और प्रॉपर्टीज को भी बताता है। तो बताइए वह शिक्षक वेन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार किस लेवल में काम करे? हाँ, बस हो गया भैया। जहाँ पर नाम हो, टाइप हो, टाइप का नाम हो, पकड़ लेंगे औपचारिक। नहीं पढ़े रहिएगा तब यही लगेगा कि बाप रे कौन है, हमको पता नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं पढ़े रहेंगे तो यही क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं हो जाएगा। हो पता नहीं समझ में आया कि हाँ मामला क्या है इसमें, लेकिन पढ़े तो एक बार में आपको पकड़ में आ जाएगा। क्लास नर्सरी में एक शिक्षिका बच्चा को ज्यामितीय आकृति के अध्ययन के बारे में सिखाने गई और सिखाने के क्रम में वृत्त, त्रिभुज और वर्ग के आकृति को सिखाने हेतु उन्होंने रोटी, बॉल, चौड़ा, लंबा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बताइए वह शिक्षिका वेन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार किस लेवल में काम कर रही है?
हो गया मामला क्लियर, बात समझ में आ रहा ना। अगर कहेंगे क्लास 2 में एक शिक्षक जाता है मैथ पढ़ाने के लिए और मैथ पढ़ाने के क्रम में ज्यामितीय आकृति के नाम को बताना चालू करता है कि इसको हम वृत्त कहते हैं, इसको चतुर्भुज कहते हैं, इसको हम आयत कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं, किसी ज्यामितीय आकृति का नाम बताने के साथ बच्चा को पढ़ाना चालू करता है, तो बताइए वेन हिले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार किस लेवल में वो काम कर रहा है? विश्लेषण में। आज सब में ऑप्शन ही सब ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। मतलब वहाँ पर ऑप्शन ये रहेगा, एगो रहेगा चाक्षुषीकरण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, चारों इसी में से रहेगा। अब आपको समझना एक बार में पकड़ लेना है कि रे भैया जहाँ दिखाया जाएगा चाक्षुषीकरण, जहाँ पर नाम बताया जाएगा विश्लेषण, जहाँ पर टाइप बताया जाएगा अनौपचारिक, जहाँ पर टाइप के नाम को बताया जाएगा औपचारिक। 2 मान देने पर तीसरा का मान निकाल देगा, बस हो गया काम खत्म। कहाँ दिक्कत है बताइए? आपको लगता है कि पेडागोजी हार्ड है, लेकिन दुनिया का सबसे आसान विषय पेडागोजी है। बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ जाए तब। आज इतना कहने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब धरती पर बोझ है, आप पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे ना। अब इतना आसान भाषा में हम आपको वेन हिले सिखाया है, आप जा करके किसी भी किताब में जाकर देखिए, पलटिए, 3 दिन में आपको समझ में नहीं आया कि आप चाक्षुषीकरण क्या है, विश्लेषण क्या है, एनालिसिस क्या है, और अनौपचारिक निगमन क्या है, औपचारिक निगमन क्या है। जितना आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर सिखा दिए, ठीक है ना। तो देखिए चीज़ों को पहले समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि मामला इस पर क्या है, और मामला को आप समझ गए तब आपका मामला क्लियर हो जाएगा। रटने वाला काम तो सीटेट में बिल्कुल छोड़िए दीजिएगा। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रहा है कि हम रट कर पास कर जाएंगे तो अभी आप फेल है, समझ रहे ना। कि जब तक सीटेट के कंसेप्ट को आप समझेंगे नहीं तब तक आपसे उसका क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। तुक्का मारने के लिए 50 गो आ जाएगा, 60 गो आ जाएगा, 70 गो आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ओबीसी है तो 80 आएगा, लेकिन 82 ना आएगा। बात समझ रहा ना। जनरल कैटेगरी है तो 88 आएगा, लेकिन 90 ना आएगा, है ना। 5 नंबर से ज़्यादा बच्चा फेल करता है, 10 नंबर के अंदर में ज़्यादा बच्चा फेल करता है। मैट्रिक के बच्चा को सीटेट के परीक्षा में बैठा दीजिए, 70 नंबर ला देगा वो। लेकिन 70 नंबर से 90 नंबर पर आने के लिए मैट्रिक के बाद इंटर, इंटर के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद बीएड, अब बीएड के बाद एएन टीचिंग आना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब ये 20 नंबर का जो फासला है ना, यही 20 नंबर वह लेवल है जो आपको रिजल्ट लाने और न लाने में सफलता प्रदान करता है। तो बहुत सारा बच्चा आकर के हमारे पास कहता है कि सर नहीं पढ़े हुए थे तो 5 नंबर से फेल कर गए। तो इस बार थोड़ा मोड़ा उसको लगता है कि पढ़ लेंगे तो आराम से 5 नंबर आ ही जाएगा, नहीं फिर 5 नंबर से फेल कीजिएगा, समझ रहे ना। अगर नहीं पढ़िएगा तब, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जितना फेल करने वाला होता है ना, वो सब जो है 5 से 8 से 10 नंबर के बीच में होता है। किसी को आप सुन रहे होंगे कि हम 20 नंबर से फेल कर गए, 50 नंबर से फेल कर गए, ऐसा बहुत कम सुने होंगे। लेकिन यह बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि 5 नंबर से, 7 नंबर से, 8 नंबर से हम फेल कर गए। और वेन हिले का ज्यामितीय सिद्धांत आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम आपको जो है लगभग 7-8 टॉपिक हम इसमें पढ़ा दिए। अब हमारा डेमो नोट्स हो गया ख़त्म, ठीक है ना। इसमें हम आपको भाषा अर्जन अधिगम के बारे में पढ़ा दिए हैं। उसके बाद हम आपको क्या चिंतन के बारे में पढ़ा दिए हैं। उसके बाद एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ा दिए। उसके बाद आरटी 2009 के बारे में पढ़ा दिए। उसके बाद निर्देशन एवं परामर्श के बारे में पढ़ा दिए। और उसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़ा दिए। और उसके बाद में वेन हिले का ज्यामितीय सिद्धांत को। लगभग 7-8 टॉपिक हम आपको पढ़ा दिए। कम से कम 10-12 क्लास इसमें हो गया होगा। हाँ, सवाल यह है कि जिनका छूटा हुआ है उनका क्या, तो उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर रखे हुए हैं। सामने लगा हुआ है कैमरा, अरे कैमरा सामने लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपका क्लास छूटा हुआ है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना दिन इसमें क्लास चला है उस सारे क्लास को हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि उसमें कटौती है किसी तरह का, जो हम इसमें बोले वही चीज़ हम उसमें रिकॉर्ड किए हैं। और आप हमारे चैनल पर जाइएगा, चैनल का नाम है एएन टीचिंग यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो उसको जब आप सर्च कीजिएगा तो उसमें प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डेमो क्लास, ठीक है ना। और डेमो क्लास वाला को जैसे ही खोलिएगा तो उसमें डेज 1, डेज 2, डेज 3, डेज 4, डेज 5, डेज 6 ऐसे करके वीडियो डाला हुआ है। तो डेज 1 से स्टार्ट कीजिएगा और डेज 10 तक पूरे वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो इसमें जितना आपको मटेरियल दिया हुआ है सब यही बात हम उसमें पढ़ाए हुए हैं।
जो टॉपिक उसमें पढ़ाएंगे वीडियो में वो टॉपिक इसमें खोलिएगा, पढ़ना चालू कर दीजिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम तो हइए हैं, हम तो पृथ्वी पर आए हैं समझाने के लिए, ठीक है ना। तो आप आराम से आकर के कल हमसे पूछ सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया है, ठीक है ना। लेकिन एक बार प्रयास करना है, क्योंकि देखिए समस्या ये भी था कि डेमो क्लास में बहुत सारे बच्चे आ नहीं पाते, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद लेट हो जाता है, तो उनका कोर्स छूटे ना, इसके लिए हमने रिकॉर्डिंग का व्यवस्था यहाँ पर अपना लिया। और इसको भी आज का जो क्लास होगा ना, ये आज शाम तक हम डाल देंगे, आराम से आप इसको यूट्यूब पर भी हमको देख सकते हैं, ठीक है ना। और डेमो क्लास में जितना भी क्लास चला है उस सभी का लिंक हम आपके वीडियो के आपके ग्रुप में दे देंगे। जो लोग नए स्टूडेंट हैं, एक आवश्यक सूचना आपके लिए, अगर आप नए छात्र हैं तो आप इस नंबर पर 9525210342 इस नंबर पर अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद में बैच टाइम लिख दीजिएगा कि कौन बैच में है, ठीक है ना। नाम और बैच टाइम लिख करके व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर, और एक बार जरूर लिख दीजिएगा न्यू स्टूडेंट, यहाँ पर लिख दीजिएगा न्यू स्टूडेंट, समझ रहे ना। तो जैसे ही आप लिखिएगा तो हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, और उसी ग्रुप में जो डेमो क्लास का लिंक है वो आपको दे देंगे। आप घरे बैठे आराम से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। मैसेज करने के बाद कभी भी हाय सर हेलो सर करके नहीं छोड़े, नहीं तो अगर आप हाय सर हेलो सर कह के छोड़िएगा तो आपके मैसेज को हम सीन भी नहीं करेंगे, ना ही मैसेज का आपका रिप्लाई जाएगा, क्योंकि हाय हेलो वाला बहुत सारा ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। आपको उस पर लिखना है बजाते कि हमारा नाम ये है, हमारा बैच टाइम ये है, ब्रांच ये है, और हम न्यू स्टूडेंट है, तो हम समझ जाएँ कि यह लड़का जो है 3 से 4 बैच का है, इसको ऑनलाइन में ज्वाइन करना है, इसको डेमो क्लास में ऐड करना है, ठीक है बात। कल जो है अब आपके क्लास में हम जो है मेन नोट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल जो है जिनका जिनका एडमिशन हो गया होगा, जो भी लोग हमारे पास एडमिशन ले लिए होंगे, उन लोगों को हम कल अब नोट्स देंगे। और वो नोट्स, ये वाला जो नोट्स है ना, ये लिखा रहता है इस पर नोट्स फॉर डेमो क्लासेस लिखा रहता है ना, और उस वक्त डेमो क्लासेस नहीं लिखा रहेगा, वो मेन क्लासेस का होगा। तो ये वाला नोट्स तो हम फ्री में देते हैं, जो बच्चा 1 दिन आया, 2 दिन आया, 4 दिन आया, कोई दिक्कत नहीं, लेके जाइए, है ना। लेकिन अब जो नोट्स आपको मिलेगा वो मोटा मोटा नोट्स आपको मिलेगा, और वो एक सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स मिलेगा। तो कल जो हम आपको नोट्स देंगे वो मेन नोट्स आपका होगा, और मेन नोट्स हम उसी को दे पाएंगे जिसका फी पेमेंट हमारे पास होगा, क्योंकि फोटो स्टेट में लगता है पैसा, समझ। स्लिप लेकर आइएगा, चाहे एडमिशन नंबर भी याद होगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो स्लिप लेकर के आइएगा, एडमिशन नंबर याद करके, मोबाइल में फोटो खींचे होंगे स्लिप का, तो उसको भी लेकर आइए, काम चल जाएगा। उसको दिखाने के बाद ही आपको हम नोट्स देंगे, वरना आपको नोट्स हम नहीं दे सकते। ये वाला नोट्स हम दे देंगे फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वाला नहीं, ठीक है ना। तो कल से मेन कोर्स इसमें स्टार्ट हो रहा है। क्लास को रेगुलर कीजिए। जो लोग आज से ज्वाइन किए, जो कभी भी यह मत सोचिए कि हाँ हमारा क्लास छूट गया, हमारा क्लास छूट गया तो हमारा कैसे होगा, उसकी